हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। तो हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक मानव था वो अपने खाने के लिए या रहने के लिए सभी चीज़ों के लिए वो प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन अब मनुष्य ने काफ़ी प्रगति कर ली है, तो वो उसका सारी चीज़ें उसकी लगभग चेंज हो गई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बस्तियाँ, परिवहन और संचार के बारे में। तो पहली बात तो बस्तियाँ क्या होती हैं? जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, कह सकते हैं कि वही बस्तियाँ होती हैं। जैसे प्रारंभिक मानव था तो वो बस्तियाँ नहीं बनाता था, ऐसे ही पेड़ों के नीचे रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, उसने नदियों के किनारे अपने गांव बसाने शुरू कर दिए। गांव धीरे धीरे बढ़ते चले गए और वो शहर बन गए। हम कह सकते हैं बस्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थाई। स्थायी बस्तियाँ, जैसे आजकल जो बस्तियाँ होती हैं वो स्थायी होती हैं, शहरों में हो गई, गाँव में हो गई, जो स्थायी रहती हैं। अस्थायी बस्तियाँ कहाँ पे होती हैं? जैसे घने जंगलों में, गर्म ठंडे रेगिस्तानों में और पहाड़ों पे जो बस्तियाँ होती हैं वो अस्थायी होती हैं। जैसे कि घने जंगलों में है तो मौसम के अनुसार वहाँ पे लोग रहते हैं, और जब उनके अनुकूल मौसम नहीं होता तो वो दूसरी जगह चले आते हैं। जैसे गर्म ठंडे रेगिस्तानों में क्या होता है, वहाँ पे मौसम के अनुकूल जब रहता है तो वो लोग रहते हैं, नहीं तो दूसरी जगह चले आते हैं। तो ये अस्थायी बस्तियाँ होती हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। आखेट माने शिकार, संग्रहण माने लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जैसे आदिवासी लोग होते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, उनका एक निश्चित खेत नहीं होता है। और ऋतु प्रवास, इसका मतलब क्या है? ऋतु प्रवास मतलब कि एक जगह ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाया करते हैं। हम देखेंगे बसाव स्थान के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बसाव स्थान है क्या? जहाँ भवन और बस्तियाँ होती हैं, विकसित होती हैं, उसी को हम बसाव स्थान कहते हैं। इसके लिए अनुकूल क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छी जलवायु होनी चाहिए, मतलब कि अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, कि ये नहीं कि 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए और जल भी होना चाहिए, वो भी पीने के लिए उपयुक्त जल होना चाहिए। ये नहीं कि समुद्र के किनारे बस्ती कोई नहीं बस सकती है, पीने का पानी होना चाहिए। भूमि अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, और भूमि थोड़ा सही होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, नहीं कि पहाड़ है या रेगिस्तान है। उसके अलावा उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग खेती करके वहाँ पे कैसे खाएंगे, खेती करेंगे तभी खाएंगे। तो ये 4 चीज़ें बसाव स्थान के लिए उपयुक्त दशाएँ हैं। इन चारों चीज़ों में से जहाँ रिक्ता होती है वहीं पे लोग अपनी बस्ती बनाते हैं। जैसे हम भारत में ले लें तो जो उत्तर भारत का इलाका है वहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पे इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा रहती है। ये ऋतु प्रवास क्या होता है? जो लोगों का मौसमी आवागमन होता है, मौसम के अनुसार जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है। हम देखेंगे 2 विभिन्न तरीके से हम बस्तियों को विभाजित कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण बस्ती और दूसरी शहरी बस्ती। तो ग्रामीण बस्तियों में क्या क्या काम होते हैं? यहाँ पे खेती हो गई, मछली पालन हो गया, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन, ये सब वहाँ मुख्य कार्य होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियाँ सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं। प्रकीर्ण बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। प्रकीर्ण माने फैली हुई बस्तियाँ, मतलब जहाँ घर दूर दूर होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती हैं। अति विषम क्षेत्र, जैसे जहाँ पे बहुत ही पहुँचना मुश्किल है, और घने जंगलों में ये प्रकीर्ण बस्तियाँ मतलब फैली हुई बस्तियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों में जो जगह के हिसाब से लोग वहाँ घर बनाते हैं। जिस जगह पे अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे लोग ढाल वाली छत बनाते हैं, ताकि पानी सारा बह जाए। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बरसात का पानी आके जमा हो जाता है, तो वहाँ पे लोग ऊंचे प्लेटफॉर्म वाले या स्टिल्ट पर घर बनाते हैं, जैसे कि बांस लगा के उसके ऊपर घर बनाते हैं। इसके अलावा जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ पे लोग मिट्टी की मोटी दीवार बनाते हैं, ताकि गर्मी ना लगे, और छत होती है वो फूस की बनाते हैं, जिससे गर्मी से रक्षा हो सकती है। इसके अलावा लोग चिकनी मिट्टी का भी प्रयोग इसमें करते हैं। अब हम देखेंगे नगरीय बस्तियों में क्या क्या होता है। नगरीय बस्ती 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो नगर, छोटी बस्ती होते हैं उनको हम नगर कहते हैं, और जो उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं उनको हम शहर कहते हैं। अब शहरों में क्या क्या होता है? यहाँ पे मेन काम होते हैं निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में
मुख्य कार्य यहाँ पर होते हैं। अब हम परिवहन में देखेंगे। तो परिवहन जो लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन होता है। तो पहले परिवहन भी बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन अब परिवहन आसान हो गया है। पहले तो लोग जानवरों का यूज करते थे परिवहन के लिए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जानवरों का यूज होता है। जैसे कि भारत में गधे, खच्चर और बैलों का यूज अभी भी परिवहन के लिए होता है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के अंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का यूज होता है, और तिब्बत में याक एक होता है, उसका यूज किया जाता है। तो तकनीक के ज़माने में यूरोप से भारत तक आने में लगभग 7-8 ही घंटे का वायुयान से समय लगता है, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। तो इस तरह से हम सड़क परिवहन को 4 तरह से बांट सकते हैं। एक सड़क मार्ग, एक हमारा रेल मार्ग, एक हमारा वायु मार्ग और एक हमारा जल मार्ग। तो हम परिवहन में अब सड़क को देखेंगे। तो सड़क किसी कम दूरी अगर हम तय करते हैं तो उसके लिए सड़क सबसे उपयुक्त मार्ग हो सकता है। सड़क कच्ची और पक्की हो सकती है। मैदानी इलाकों में सड़कों का काफ़ी जाल बिछा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें कम हैं। तो हम देखें तो मनाली लेह मार्ग जो है, जो हिमालय पर्वत पर स्थित है, वो विश्व के सबसे ऊंचे भागों में से सबसे ऊंचे मार्गों में से एक है। इसके अलावा जो भूमिगत सड़कें होती हैं, जो भूमि के अंदर बनाई जाती हैं, उनको हम सबवे कहते हैं। अब हम रेल मार्ग के बारे में देखेंगे। तो रेल मार्ग एक ऐसा साधन है जिससे हम कहीं पे भी कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये रेल मार्ग जो है मैदानी इलाकों में ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में इसका अभी उतना फैलाव नहीं है। इसके अलावा हम देखें तो भारत का जो रेल मार्ग है वो एशिया में सबसे नंबर 1 पर आता है। कुछ फैक्ट देख सकते हैं। तो जाइनिंग व ल्हासा के बीच चलने वाला जो रेलगाड़ी है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो इसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है समुद्र तल से 5072 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से शुरुआत इसकी होती है और प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। अब हम जलमार्ग के बारे में देखेंगे। तो जैसे किसी देश से दूसरे देश में जलमार्ग के द्वारा सामान लाना और ले आना काफ़ी आसान होता है। इसमें मतलब कि जो है आसानी थोड़ा देर तो लगती है, लेकिन ये आसान होता है। तो जो जलमार्ग जो 2 तरह के हो सकते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग जो नदियों और झीलों पर होते हैं। ये किसी देश के अंदर कोई नदी है, उससे कोई सामान एक हिस्से दूसरे हिस्से में जाना है तो वो अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा जाता है। जैसे कि भारत में है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी का तंत्र है। ये अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। इसके अलावा समुद्री मार्ग में कौन कौन से आते हैं? समुद्री मार्ग जैसे किसी एक देश से दूसरे देश में समुद्र के द्वारा जो सामान एक जगह से दूसरी जगह आता है उसको समुद्री मार्ग के द्वारा ही आता है। तो एशिया में सिंगापुर और मुंबई हैं। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हैं। दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो हैं। अफ्रीका में डरबन और केप टाउन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन जो है ये मुख्य समुद्री पोर्ट हैं। अब बात आती है वायु मार्ग की। तो वायु मार्ग ये अभी 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई है। ये सबसे तीव्र, अभी तक का सबसे तीव्र अगर साधन देखा जाए तो ये वायु मार्ग से ही है। इसके अलावा इसमें ईंधन खपत ज़्यादा होती है, इसलिए काफ़ी महंगा भी है ये। लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है जिससे कहीं भी किसी भी दुर्गम स्थान पर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको किसी समुद्र द्वीप में जाना है तो हमको इसमें वायु मार्ग से जाना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे कुछ हवाई पत्तन निम्नलिखित हैं, जैसे कि जो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और काहिरा कुछ हवाई पत्तन हैं। अब हम संचार के बारे में देखेंगे। तो दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की जो तकनीक है उसी को हम संचार कहते हैं। संचार किसी माध्यम से हो सकता है, वो चाहे समाचार पत्र हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो। ये सब संचार के ही साधन हैं। इसके अलावा सैटेलाइट भी संचार का साधन में ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। सैटेलाइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जैसे तेल की खोज करनी है, मौसम का अनुमान लगाना है, भूमिगत जल का पता करना है, खनिज का पता लगाना है, या आपदा कोई भी आती है तो उसमें सैटेलाइट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा हम संचार में कई तरह के ऐप्स का यूज़ करते हैं या हम ईमेल भेजते हैं, ये सब भी संचार के अंतर्गत ही आता है। अब हम कुछ आसान से क्वेश्चन इस चैप्टर से हम देख लेते हैं।
संचार का साधन क्या नहीं है? टेलीफोन या पुस्तक या मेज? तो मेज संचार का साधन नहीं है। भूमिगत सड़क मार्ग कौन सा है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे या सबवे? तो भूमिगत सड़क मार्ग है सबवे। द्वीप पर पहुंचने के लिए हमें क्या प्रयोग करेंगे? जहाज का, रेलगाड़ी का या कार का? तो जहाज। पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? साइकिल, बस या जहाज? इसमें होगा साइकिल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।